हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। आज 8 जुलाई 2023 का दिन है। आज के खबर में देखेंगे कि भारत ने क्या कहा। जो सीएसओ के बारे में पढ़ना है, उसमें भारत ने क्या कहा। फिर उसके बाद पढ़ने अन्य राष्ट्रों की स्थिति क्या रही है, क्या उन लोगों ने अपनी स्थिति के बारे में बतलाया है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या कहता है शिखर सम्मेलन का वक्तव्य। मैंने शिखर सम्मेलन में कौन कौन क्या क्या बातें की हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में जानेंगे भारत के लिए कैसा रहा समिट यह सम्मेलन। अगर मैप में देखें तो सीएसओ के सदस्य में भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, रूस है। ये चारों देशों ने अपने अपने स्थिति के बारे में बतलाया है, जिसकी अध्यक्षता इसके पहले भारत ने की थी समरकंद में। यहाँ पे समरकंद है, वहीं पे भारत ने 2022 में इसकी अध्यक्षता की थी। जिस सीएसओ के पूरे सदस्य हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, रूस, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शामिल हैं। यह हाल ही में इसकी सदस्यता में सभी देशों ने गए थे। फिर उसके बाद देखेंगे कि यह किस तरह बैठक होती है। तो ये सभी सदस्य गोलाकार रूप से बैठते हैं और सभी लोग अपनी अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद का सीएसओ के जो लोगो होता है, वो लोगो ऐसा ही है सीएसओ का लोगो। फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति हैं, ये है, इन्होंने अपनी बातों को कहे हैं। फिर उसके बाद जो चीन के राष्ट्रपति हैं, ये भी उसमें शामिल है। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल है। शेख शरीफ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें अपनी बातों को रखें। सीएसओ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में है। बीजिंग में इसका मुख्यालय है। फिर इसका पूरा नाम है सीएसओ का पूरा नाम शंघाई सहयोग संगठन। इसमें भारत इस शंघाई सहयोग संगठन में भारत 2017 में शामिल हुआ। 2017 में शामिल हुआ। इस जो अधिवेशन अभी हाल ही में जो अधिवेशन हुआ है, उसमें भारत के साथ रूस और पाकिस्तान के साथ चीन है। इसमें आम सहमति है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी। जो द्विपक्षीय है, किसी देश के जो द्विपक्षीय मुद्दा है, मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी। दो ही देश के बारे में इसमें चर्चा नहीं की जाएगी, बल्कि पूरे देश के मुद्दों पर बात की जाएगी। जब इससे पहले 2022 में
सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन, यह भारत ने उसमें अध्यक्षता की। जो समरकंद, अफगानिस्तान के समरकंद में हुई। इसमें उस समय आमने सामने सम्मेलन हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में फिजिकल बैठक संभव नहीं हो पाया। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन हुआ, जिसमें मई 2023 में विदेश मंत्री की बैठक बुलाई गई। मंत्रियों के जो विदेश के सभी विश्व के सभी संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य हैं, उनके सभी विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवादी का प्रवर्तक और प्रवक्ता बताए हैं। जो हालिया बयान हुआ, उसमें कोई विशेष बयान नहीं हुआ। कोई विशेष बयान नहीं हुआ। इसमें जिस तरह उस समय समरकंद में युद्ध से नहीं हो रहा था, उसी तरह अब भी नहीं हुआ। अभी उस समय जब आतंकवाद और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर बात किया जा रहा था, तब चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। जब आतंकवाद और क्षेत्रीय अखंडता की मुद्दे पर बातचीत हो रहा था, तो उसमें चीन और पाकिस्तान एक साथ हो गए। चीन और पाकिस्तान का सहयोग किया। सीमा पार आतंकवाद को उपकरण पाकिस्तान ने ही दिया है। सीमा पार आतंकवाद को उपकरण पाकिस्तान ने दिया है।
दिया है। इसमें उसके बाद जो दोहरे मापदंड हैं उसको नहीं किया जाएगा। इसमें का इस सम्मेलन में कहा गया है कि दोहरे मापदंडों को शामिल नहीं किया जाएगा। जो दोहरे मापदंड है जिसमें चीन ने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने की बात कहा है। चीन ने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, चीन ने अपने वक्तव्य में किया है। फिर वो तो हो गया भारत का। अब चीन ने क्या अपनी बातें कही है। चीन ने तो चीन के बारे में भारत ने क्या कहा है। तो भारत ने चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के आर्थिक गलियारा जो है, आर्थिक गलियारा CPEC है, जो इससे हमेशा भारत को भय बना रहता है, जिसमें भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान करना चाहिए। भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सभी देशों को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, पूरे विश्व के देशों को। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने वक्तव्य में क्या कहा है। तो पाकिस्तान ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी राष्ट्र को आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करना होगा। सभी राष्ट्र को आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करना होगा। जिसमें घरेलू राजनीतिज्ञ हैं, घरेलू राजनीतिज्ञ जो हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर पाकिस्तान ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो हमारे देश के मौलिक अधिकार हैं, उस पर किसी तरह के नियंत्रण स्थापित नहीं करना होगा। फिर उसके बाद उनको स्वतंत्रता भी दी जाएगी। जो देश के नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद अब पाकिस्तान के बाद चीन ने अपने वक्तव्य में क्या कहा है। चीन ने कहा है कि इस जो ये देश हैं आपस में मतभेद कर रहे हैं, मतभेदों को दूर करना होगा। जो विश्व में सभी देश एक दूसरे के मतभेद कर रहे हैं, उस मतभेद को दूर करना होगा और प्रतिस्पर्धा को सहयोग करना होगा। स्पर्धा को सहयोग करना होगा।
चीन ने अपने मतभेदों में अपने वक्तव्यों में कहा है कि जो मूल हित हैं देश के नागरिकों को, जिस राष्ट्र के नागरिकों का उसको और उसके चिंताओं को सम्मान करना होगा, जिसमें क्षेत्रीय एकता बनानी होगी। क्षेत्रीय एकता बनानी होगी, जिसका अभी तक भय है कि एक नए शीत युद्ध को समाप्त कर देंगे। जो नए शीत युद्ध होने वाला था उसको शीत युद्ध को समाप्त करेंगे, जिसमें इसके पहले तो रूस और अमेरिका के बीच हो रहा था, लेकिन अभी प्रारंभ में चीन और अमेरिका के बीच हो रहा था, लेकिन अभी गलती हो गया। पहले रूस और चीन के बीच हो रहा था, लेकिन अभी प्रारंभ में चीन और अमेरिका के बीच हो रहा है। अमेरिका के बीच शीत युद्ध होने की संभावना है, लेकिन जो रूस ने अपने वक्तव्य में कहा है कि CSO की आत्मरक्षा के लिए रूस में जो वेनेगर समूह ने युद्ध जैसी भयावह स्थिति ला दी थी, जिसमें रूस को इसमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसी से उन लोगों को शांत कराया गया और वहाँ वेनेगर समूह को हटाकर युद्ध से बाहर निकाला गया, जिसमें रूस के प्रयास जो आत्मरक्षा है, रूस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सभी देश को धन्यवाद बोला, जिसमें रूस के प्रयासों का सम्मान भी करना चाहिए। रूस के प्रयासों का सम्मान भी करना चाहिए। इसमें रूस जब युद्ध के समय रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच, जिसमें रूसी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने इस युद्ध से पहले बातचीत किए थे, जिसमें रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने बातचीत की, जिसको रूस ने सम्मेलन में कहा कि बाहरी शक्तियों पर आरोप भी लगाया। रूस ने जो बाहरी शक्ति उस पर आरोप भी लगाया और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया। इसके बाद ये तो रही 4 राष्ट्रों की अपनी अपनी वक्ता क्या बोले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नई दिल्ली घोषणा में क्या हुआ। नई दिल्ली घोषणा
में क्या हुआ। जो भाषण समरकंद में हुआ उसी तरह घोषणा में भी हुई। जो भाषण समरकंद में हुई ठीक उसी तरह इस सम्मेलन में भी घोषणा की गई जिसमें अति राष्ट्रवाद और उस समरकंद में जो अध्यक्षता हुई थी उसमें अति राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया था, लेकिन अति राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया था। लेकिन अभी हाल में हुआ है COC का सम्मेलन, उसमें अंध राष्ट्रवाद पर बल दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि जो विश्व में सभी आतंकी समूह हैं उस समूह को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इस पर कार्य करेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इस पर कार्य करे आतंक पर, तो हो सकता है कि देश से आतंक थोड़ा बहुत खत्म हो जाए। जिसमें धार्मिक असहिष्णुता, अंधराष्ट्र, इसमें किसको समाप्त करना है। धार्मिक असहिष्णुता, अंधराष्ट्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो जाति को भी खत्म किया जा सकता है, जाति भेदभाव नहीं करना होगा। फिर उसके बाद नस्लीय भेदभाव को भी समाप्त करना होगा। फिर उसके बाद जो फांसीवाद के समर्थक हैं इसको समाप्त करना होगा। ये शंघाई सहयोग संगठन में वार्ता की गई है, जिसमें यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं हुआ है। यूक्रेन युद्ध को जिक्र नहीं हुआ है। यूक्रेन का जिक्र नहीं हुआ है और ना उसमें ना शांति स्थापित करने की प्रतिबंध है। जब शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबंध भी नहीं है, लोग इसमें शांति स्थापित भी नहीं किया जा सकता। शांति भी स्थापित नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई प्रतिबंध भी नहीं है। इसमें भारत को क्या फ़ायदा हुआ इस सहयोग से? तो इस सहयोग से भारत ने डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया है। डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया है, जिसमें स्टार्टअप इनोवेशन और समावेशन और IPR, ये सभी पर मिलकर भारत इस पर कार्य करने की बात कही है। भारत की सबसे बड़ी सफलता यह हुई कि भारत ने विदेश यात्रा की। अभी विदेश यात्रा में अमेरिका गए थे, यूएसए में प्रधानमंत्री ने गए थे। जो रूस और चीन के साथ भी वार्ता किए और वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री ने एक
एक संतुलित मार्ग अपनाया है जिसमें भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया है और रूस चीन से बेहतर संबंध है। रूस से तो बेहतर संबंध थे ही, रूस के साथ साथ ईरान से भी भारत के बेहतर संबंध हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।